उत्तर प्रदेश की सियासत में किसानों का अगर जिक्र आता है तो सियासत में किसान किंग मेकर की भूमिका निभाता है और शायद यही वजह होती है कि सत्ता चाहे जिसकी भी हो, सरकार किसानों को साधने का हर संभव प्रयास करती है और विपक्ष किसानों के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम सड़क से सदन तक करते हैं। दिल्ली के बाद अब यूपी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, जहां उनसे मिलने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मिलने पहुंचे और इसके साथ ही रालोद नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। और सुनिए राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से फोन कर बात करते हुए और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया को क्या कुछ कहा। खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं, मेरी अपील ये है आपसे। नहीं, मैं जब कोई विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे। पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। इतनी बड़ी मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पर करा। ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप। वे किसान मैंने बुलवाए, जो ट्रैक्टर बुलवाए। मैंने सह सम्मान नहीं, गलत चीज हुई। मैं आपने कह रहा था मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200, 300, 400 लोग जो मेरे साथ जाते, मैं गिरफ्तारी दे रहा था आपने। लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए, उनकी जिम्मेदारी भी तो थी। मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पे दूं? मतलब बीजेपी के लोग उनको पिटेंगे, पुलिस उनको घिरवा के पिटवाने का काम करती है। नहीं, मैं हो गया मेरे जीवन में इससे बड़ा नहीं। मेरा सम्मान मेरा किसान है जी। मैं इस किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन मेरा ये समझौता हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में मेरा मुकदमा है, जिस दिन ये समझौता हो जाएगा मैं दिल्ली में अपनी। यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर, क्या कल के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? कल जो है राकेश टिकैत वो भी गए थे, पहले फोर्स बुला ली गई, लगा कि हटा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद फोर्स वापस लौट गई। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है उसको ये गद्दार कह रहे हैं। तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेने चाहिए। सर, अभी बहुत सारी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी है, उसमें किसान नेताओं का भी नाम है, राकेश टिकैत के भी जो है नोटिस लगा करके गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन सबको करने को बोला जाएगा। तो सर, उस पर क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर कुछ जो एक नहीं, जिन लोगों ने ये किया है, जो भी लोग हैं, हिंसा की है, जो वायलेंस तो गलत है, तो जिन लोगों ने वायलेंस की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो पूरा, लेकिन एक्चुअल में उनके खिलाफ हो ना। जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ हो, उनके संबंध किन लोगों से हैं, जिनके साथ उनके वीडियोस, फोटो आए हैं, जो लोग उनको हमेशा अपना भाई बताते रहे हैं, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो सर, अभी जो है इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है, देश भर के किसानों की बात सरकार सुने और बताए कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो पूंजीपतियों के हाथों इस तरह के कानून लाना चाहती है जो किसानों को, खेती को क्रश करने पे लगे हुए हैं। तो सुना आपने किसान नेता राकेश टिकैत को और उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को। आपको बता दें कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी किसानों से मिलने पहुंचे हैं और वहां राकेश टिकैत के साथ वो भी मौजूद रहे और उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि जिस तरह से किसानों के फैसले पर अगर सरकार पीछे हटती है, बैकफुट पर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार कमजोर है।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। अतुल मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष यादव जी हैं, आरएलडी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष यादव जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपके यहाँ से नेता जयंत चौधरी जी वहां पहुंचे हैं, राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएलडी पूरी तरीके से किसानों के साथ में है और अगर सरकार अपने कदम पीछे हटाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार कमजोर है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, किसानों के विश्वास को जीतना चाहिए। किसानों के विश्वास को टूट रहा है और संसद तक ये बात उठनी चाहिए। योगेश जी, आपने देखा होगा कि जो हमारा दल है, राष्ट्रीय लोक दल, हमारे नेता चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे अजीत सिंह जी हों, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, सभी लोग किसानों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, उनका दिल का रिश्ता है। और जो वो धरना स्थल पर गए हैं, तो कल की जो घटना आपने देखा होगा, राकेश टिकैत मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की गद्दी नहीं मांग रहे हैं जी, वो कोई कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, वो इन निरीह है, आज के किसान जो है हमारा निरीह प्राणी हो गया है, उनके लिए वो अधिकार मांग रहे हैं कि हमारी फसल का वाजिब मूल्य हमको दिया जाए और हमारे खेत किसान को हमको मालिक रखा जाए। तो राकेश टिकैत की बात तो 100% सही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी जो भारत सरकार है, मैं किसी दल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो हमारी भारत सरकार है वो सबकी सरकार है, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, सबका हो। लेकिन हमारी भारत सरकार उद्योगपतियों के दबाव में, उनके भड़कावे में आकर के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है और उनकी एक भी बात मानने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। और एकदम 100% उन्होंने कह दिया कि तीनों ये काले कानून जो हैं, मैं इनको वापस करने वाला नहीं हूं। चाहे आप कड़कड़ाती ठंड में, रात में आप 100 किसानों के करीब मौत हो गई है, आप अंदाजा लगाइए। किसान नेता रो रहा है, उनके साथ में सैकड़ों किसान रो रहा है, लेकिन हमारी सरकार की आंख में पानी नहीं आ रहा है। यह बड़ा निंदनीय है और मैं तो यह कहता हूं, सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन तीनों काले कानूनों को अविलंब वापस लिया जाए और वापस लेकर के किसानों का आंदोलन किसी तरीके से खत्म कराने का काम सरकार करे। और यह परंपरा रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों को सुना। राजीव गांधी की बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार थी, उस समय भी अटल जी विपक्ष के नेता थे, उनकी बात सुनी गई। 5 लाख किसान धरने पर था और बीच में राजीव गांधी ने समझौता करके किसान आंदोलन खत्म कराया था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के बीच में जाते हैं, हो सकता है अगर प्रधानमंत्री जी इसको अगुवाई करें, अगर वो बात करें तो हो सकता है घंटे भर में आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमारे देश का जो है, जो हरित क्रांति लाने वाला है, इस देश को अन्न देने वाला है, उससे साथ बैठ के वार्ता करें और आंदोलन खत्म कराएं भाई। ठीक। पंकज रस्तोगी जी, जिस तरह से ये पिछले लगभग 2 महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों के लिए, जबकि एक अभी आरोप भी लगाया 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कि जिस तरह से किसानों का उग्र रूप देखने को मिला, उसके बाद किसानों के प्रति देश की जनता की जो साथ था वो कहीं ना कहीं कुछ डगमगाया था। लेकिन एक बार फिर से अब गांव के भी लोग और किसानों के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से सैकड़ों किसान वहां पर ठंड में अपनी जान गंवा बैठे हैं इस कानून को लेकर के, इस धरने पर बैठे हुए थे, उस दौरान कोई सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया, दुख नहीं जताने जाता है और उसके बाद भी वो कहता है कि हम किसान के साथ हैं। पानी, बिजली बंद कर दी जाती है। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि जिस तरह से ये 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें हठधर्मिता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और किसानों के 40 संगठन वहां जाते हैं, विज्ञान भवन में वार्ता करते हैं कृषि मंत्री के साथ, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, और उसके बाद सब चीजों पे एग्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद बदल जाते हैं। ये कई बार ऐसा हुआ। तो आखिर कौन इनको क्या समझा देता है, इनको समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज, जिस तरह से देश के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से अराजकता का तांडव हुआ और देश के तिरंगे का अपमान हुआ, जो कि फुटेज है, सारा वो प्रमाण है। और ये राकेश वहां उस मुद्दे पर मत जाइए। नहीं, उस मुद्दे में क्या सवाल है, वो भी मुद्दा है। राष्ट्रीय पर्व कलंकित हो गया तो वो वापस लौट के थोड़ी आएगा। राष्ट्रीय पर्व कलंकित हुआ सर, फिर अब राष्ट्रीय पर्व कलंकित हो गया, किसी तोड़फोड़ नहीं, जो तय रास्ता बनाया गया था। आप कितने दिन से वार्ता कर रहे थे, इसी रास्ते जाएंगे, उसके बाद लाल किले की सुरक्षा जानते हैं ना आप? लाल किले की सुरक्षा जानते हैं ना?
एक पंछी भी वहां पर नहीं मार सकता है अगर आपने बिना क्या नाम है, जो वहां पर सुरक्षा आप- में मुस्तैद कर्मचारी हैं, बिना भाई तो उनकी आपने इजाजत उनको के पीटा 396 कैसे वहां पहुंच गए? 396 कैसे पहुंच गए वहां पर? 396 पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया। 396 सर, पुलिसकर्मी 80,000 पुलिसकर्मी, ये भी 80,000 कितने- पुलिसकर्मी तैनात है दिल्ली में। 20,000 अगर वीवीआईपी मूवमेंट वालों को हटा लिया जाए, 60,000 पुलिसकर्मियों को अगर 60,000 पुलिसकर्मियों को अगर दिल्ली में उतार दिया जाए तो केवल वर्दी ही वर्दी दिखेगी, केवल वर्दी ही वर्दी दिखेगी। ये भी तो देखिए, अब 396 पुलिसकर्मी कोई मार खाने के लिए थोड़ी बैठे हुए थे कि नहीं? सर, बताइए, आप पीटिए। 396 पुलिसकर्मी मार खाने के लिए नहीं बैठे थे। 60,000 पुलिसकर्मी, 60,000 पुलिसकर्मी, 60,000 सरकार समझ रहे हैं ना। दिल्ली जैसे छोटे से एरिया में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात है। शिकायत का खुद ही बयान विरोधाभासी है। इसके पहले आप तमाम चैनलों में आप देख लीजिए, तमाम अपने यहाँ देख लीजिए। आपने अब तक उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने? तो उसका हम बकल भी नोच लेंगे। इस तरह का बयान राकेश टिकैत को नहीं देना चाहिए। और राकेश टिकैत, हम राकेश टिकैत के बयान को भी गलत नहीं ठहराते हैं कि डंडे लाठी का जो लेकर के आने की बात कही गई थी, वो ऐसा नहीं राकेश टिकैत को बोलना चाहिए था। राकेश सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता के लड़के हैं, जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, उनके सुपुत्र हैं। राकेश टिकैत, सर आपको पता है ना, राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, पता है ना? नहीं राकेश नहीं, आपको ये बात पता है ना? आपको ये बात पता है कि नहीं पता? 40 बार जेल जा चुके हैं, 40 बार जेल जा चुके हैं, किसान नेता हैं। राकेश सिंह टिकैत ने चुनाव भी लड़ा था जिसमें उनकी जमानत। कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है? मुझे मिलेगी तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा सर। आज नहीं, हम लोग ने छोड़ी नौकरी। कौन सी नहीं बात, कौन सी आप बात बता रहे हैं? हमारा अपना शौक है कि हम नहीं करेंगे नौकरी। नहीं, ऐसा शौक नहीं होता सर। ये क्यों नहीं होता? हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। चंद्रशेखर जी ने कोई पद नहीं लिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने। सर मैं कह रहा हूं वहां तक कोई व्यक्ति पहुंचा कैसे? वहां तक कोई व्यक्ति पहुंचा कैसे? सुरक्षा में गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा था? गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा था? अगर आप उस मुद्दे पर आ रहे हैं, गृह मंत्रालय मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बिल्कुल गलत है, मॉनिटरिंग नहीं हुई। अमित शाह जी ने कोई सफाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मुसीबत होती। अमित शाह जी ने कोई सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? परमिशन नहीं देती तो मुसीबत होती। मैं जो पूछ रहा हूं सर बताइए। ये बताइए, गृह मंत्रालय से कोई सफाई आई, अमित शाह जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अगर विपक्ष कोई होता तो अभी यही भाजपा, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, जब विपक्ष में होती तो सड़कों से लेकर सदन तक मीठा मीठा कड़वा थू करने से नहीं चलेगा। राकेश सिंह की शिकायत आज रोज है, उसका डर है उनको। अगर यही दिल्ली पुलिस, वो 200 यही दिल्ली पुलिस अगर आम आदमी पार्टी के अंतर्गत होती, इसकी एनआईए की जांच कर रही है, इसीलिए वो इतना ज्यादा बता रहा हूं ये समझ लीजिए आप। अगर दिल्ली पुलिस आम आदमी दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती तो अभी तक दिल्ली सरकार से जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा होता पुलिस विभाग का, पुलिस विभाग के मुखिया का इस्तीफा मांगा जाने लगता होता, और उसके साथ ही साथ गांव के लोगों ने गृह मंत्रालय जिसके पास होता उससे भी इस्तीफा मांगा जाने लगता। उन लोगों के तमाम, लेकिन अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय से। किसानों ने वहां दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन किया कि आप खाली करिए। तो सवाल ये है, धरना प्रदर्शन आप वहां बैठे हुए हैं, रोज 3,500 रुपए टैक्स का नुकसान हो रहा है, और सिर्फ क्या ना पंजाब के किसान ये चीज कर रहे हैं। तो ये भी चीज आप देखिए ना कि कहां के लोग इस काम को कर रहे हैं, ठीक, और कोई नहीं कर रहा है। तो आखिर पंजाब के किसानों को इसमें क्या दिक्कत है? आएंगे संतोष जी, आप अतुल मिश्रा जी, जिस तरह से इस राजनीतिकरण करने का पूरा रूप तैयार हो चुका है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अब किसान आंदोलन को पूरी तरीके से राजनीतिकरण दिखता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर अभी गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लगभग नजदीक ही है, साल भर समय बचा हुआ है और पंचायत चुनाव सर पर हैं, तो मुझे लगता है सारी पार्टियां अब इस कवायद में जुट गई हैं कि किसानों को साध लिया जाए और मजदूरों को इनके साथ भी साधने का काम किया जाए। देखिए योगेश जी, आंदोलन 15 दिन तक हम मान के चल सकते हैं कि हाँ आंदोलन हुआ किसानों का। देखिए इस अवसर को हर राजनीतिक पार्टी ने भुनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। ठीक, चाहे आप प्रियंका गांधी के ट्वीट को ले लें, राहुल गांधी को ले लें और आज ही की घटना को ले लें, इसके पहले सिसोदिया जी कभी नहीं आए मिलने, जहां तक हमको मालूम है, और उसके पहले आपके जयंत चौधरी जी भी नहीं आए जी, उसके पहले इनको भी आना चाहिए था। क्या कारण कि आप आज आ रहे हो? हाँ, दिल्ली जाना चाहिए था। जैन जी आए हैं उसमें? नहीं, जैन जी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर नहीं आए थे, मैं आपको बता दूं। तो उसमें क्या है कि जयंत चौधरी जी आ जाए, आप ठीक है मिलने आए हो, किसान के नेता आपके पिताजी भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। चौधरी चरण सिंह जी, आपको याद होगा योगेश जी, 50 लाख किसान था, 50 लाख किसान, बिल्कुल 50 लाख, और उस समय दिल्ली की आबादी भी 85 लाख हुआ करती थी। ना कोई वायलेंस हुआ था,
ना कोई प्रदर्शन हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी बात को रखा था और उस बात को रखने का उनका ढंग अलग था। बिल्कुल, ये एक किसान नेता की बात है। दूसरी तरफ मैं आता हूं राकेश टिकैत की। आपने एक बात कही कि दिल्ली पुलिस में वो आ गए थे। हमको लगता है पुलिस वाला ही दिमाग है क्या उनके पास में? क्या वो सोच नहीं सकते, एक सही दिशा में नहीं जा सकते हैं? आप कभी कोई स्टेटमेंट देते हो, कभी आप कोई स्टेटमेंट देते हो। आप अपने नाम की जगह राकेश टिकैत की जगह राकेश लठैत भी रख लीजिए, क्योंकि आपने लट्ठों की बात की है। आपने कहा लोग डंडे लेकर आएंगे। योगेश जी बताइए, आपके प्रदर्शन में कांटा, बल्लम, डंडा, फरसा, इन सब का क्या काम? मैंने राकेश टिकैत जी का आज जिस तरह से जिक्र किया, इसी मंच पर मैंने उनकी ये बात को लेकर के भी डिबेट की थी और इस बात को भी कहा था कि उन्होंने गलत कहा था। ये बाइट भी मैंने चलाई थी और ये भी कहा भी था, और आप पंकज जी मौजूद भी थे। मैं वही कहना चाहता हूं योगेश जी, आप एक सीजन्ड व्यक्ति हैं। आपने खुद बताया कि टिकैत जी कितनी बार जेल जा चुके हैं, 40 बार। आपने खुद बताया ये बात, अभी यहीं पर हम लोग को डिबेट में बताया। जो व्यक्ति 40 बार जेल जा सकता है वो सीजन्ड हो जाता है, उसकी बातों में एक गरिमा होती है। जब उससे कोई, आप चाहे मीडिया कर्मी मिलने जाए, चाहे प्रशासन मिलने जाए, चाहे कोई मिलने जाए, वो गरिमा के तहत ही बात करता है, गरिमा विहीन बात नहीं करता है। आप कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं? देखिए, जिस समय पे आप बैठक करने गए थे पुलिस वालों के साथ में, आपकी 5 दौर की वार्ता हुई थी। उसमें बड़े बड़े नेता लोग भी शामिल थे। आपने एनओसी दी कि मैं इसी रूट से जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा। आपका समय निर्धारित हुआ था 5 घंटे का, 12 से 5 बजे तक का। क्या कारण है कि आप 10 ही बजे सारी व्यवस्थाओं को करके वहां से चल दिए? चलिए, कोई बात नहीं है। आपने ये भी झूठ बोला कि भाई हमको बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। देखिए, मीडिया कर्मी कहीं पर भी रहता तो मीडिया कर्मी कभी झूठ नहीं बोलता योगेश जी, बिल्कुल, क्योंकि उसका कैमरा बोलता है, मीडिया कर्मी नहीं बोलता है। उसकी जो लाइव तस्वीरें होती हैं वो बोलती हैं। मीडिया कर्मियों ने दिखाया उस चीज को, यथार्थ पे दिखाया। अब मैं बात आता हूं थोड़ा लाल किले की तरफ, आपको योगेश जी घुमाता हूं। आपने एक बात कही कि अगर यही दिल्ली के मुख्यमंत्री होते और यही दिल्ली की पुलिस होती तो ये सब बातें हुई। देखिए, होता क्या है कि ये लोकतंत्र है योगेश जी। जैसे उन्होंने कहा राकेश जी ने कि गोली मार देनी चाहिए थी, गोली मार देनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है? आप देश में वायलेंस चाहते थे। देश की एक बदनामी तो हो चुकी थी ना झंडे को लेकर। अगर वहां पर गोली मार दी जाती तो जितने भी विपक्षी अपनी राजनीति को चमकाना चाहते थे उस राजनीति में और भी घी डालने की कोशिश करते। उसके एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक किसान का ट्रैक्टर पलट जाता है, वो बैरियर को तोड़ता है, उसके नीचे एक किसान आ जाता है। आप ही के कोई एक पत्रकार है जिन्होंने इसको चला दिया कि किसान पुलिस की गोली से मार दिया गया, लेकिन उसके बाद में उसका तुरंत खंडन किया गया कि ऐसा नहीं हुआ, ट्रैक्टर पलटा था, उसके नीचे किसान आ गया था। देखिए, हर चीज को सरकार भी समझती है और हर चीज को किसान भी 15 दिन तक समझ रहे थे। 15 दिन तक किसान कोई भी वायलेंस नहीं कर रहा था। लेकिन सर, इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि 60,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में तैनात हैं और 20,000 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो वीवीआईपी मूवमेंट में लगे रहते हैं। 60,000 अगर पुलिसकर्मी तैनात हैं और दिल्ली के, मैं कहता हूं सर, दिल्ली के लाल किला के अंदर एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है बिना इजाजत के। योगेश जी, आपकी बात में दम है, पंछी नहीं पर मार सकता है। लेकिन आप ये देखिए, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पर्व होता है, वहां पर अगर किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती तो हमारे देश सर, गोली मारने के तो बाद में बात आई, आखिर वहां तक अंदर लोग पहुंचे कैसे? सुरक्षा में चूक ना योगेश जी, ये सुरक्षा में चूक नहीं, बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। तब फिर सर इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। देखिए, अमित शाह जी को इसको सोचना पड़ेगा। और अगर विपक्षियों ने कहा है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपने हाई लेवल मीटिंग बुला ली, उसके बाद आपने अधिकारी, मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने गोली नहीं चलाई, आपने कुछ नहीं किया और आप वहां पर ये चाहते थे कि भाई किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी बात आपकी अच्छी है। लेकिन देश की अस्मिता जो लाल किला है, जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, आपकी आंखों के आगे 3-3 आदमी सर चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर टिकैत जी के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस राजनीति में शामिल हो गए। अगर माना जाए टिकैत जी की कहीं कुछ बात सत्य भी हो सकती है, ऐसा नहीं है योगेश बिल्कुल कि वो कहीं गलत सही नहीं बोल रहे हैं, आप उस चीज को रोक सकते थे। इसका मतलब ये है, ठीक है,
आप टिट्टू सिद्धू जी को आप कह रहे हैं कि वो वहां पर गए, उन्होंने वीडियो बनाया, उसको वायरल किया, $2.5 लाख का इनाम रखा गया कि जो इस झंडे को लगा देगा, कुछ भी तरह तरह की बातें होती रही। क्या हम जनता इस चीज को देख सकती, आपका मीडिया उस चीज को देख सकता है? वहां पर खड़े हुए पुलिसकर्मी क्या इस चीज को नहीं देख पा रहे थे? ठीक सर, वो चीज को देख पा रहे थे। वो चीज पर क्या कारण है कि हमारी आईबी फेल हो गई, हमारा एलआईयू फेल हो गया, हमारी एनआईए फेल हो गई, कुछ तो कारण। एनआईए सब वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वही फेल हो गए, वही फेल हो गए। पंकज जी, मैं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। 308 ट्विटर, आईबी फेल हो गई। उत्तर प्रदेश एक जवाब दे दें, आपका एक जवाब दे दें, आपको एक जवाब दे दें पंकज जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास मुझे लगता है 4 फीट का गेट होगा, 4 फीट का गेट होगा, एक बंदा उस गेट को नहीं क्रॉस कर सकता आज। और आपको याद होगा ये मायावती के शासनकाल में था, उस रोड को बंद कर दिया गया था, अखिलेश यादव की सरकार में खोल दिया गया था, एक बार फिर से बंद है। अब आप उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, 4 फीट के गेट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। योगेश जी, एक बार बता रहे हैं, योगेश जी, दिल्ली पंकज जी क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। योगेश जी, पंकज जी की बात बिल्कुल 100% सत्य है। क्या है कि पब्लिक का जब हुजूम जाता है तो कोई भी इस तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए कि सरकार की या देश की बदनामी हो, क्योंकि 26 जनवरी का एक पर्व था। बिल्कुल वही सुरक्षा व्यवस्था और चर्चा बंद होती है सर। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और चर्चा बंद होती है। योगेश जी, कष्ट इस बात का है कि हमारी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग कौन थे। बिल्कुल, अब तक उनको गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए था, अब तक उनको कहीं से भी हो खोज के लाना चाहिए था, अब तक कहीं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आएंगे आप पर, क्या आएंगे आप एक बात पकड़ पाए क्या सर? अभी तक आएंगे, आप पे आएंगे सर। जिस तरह से ये अब अभी जिक्र हुआ कि राजनीतिकरण पूरा तरीके से अब ये हो चुका है, किसान आंदोलन जो है राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने को लेकर के लगे हुए हैं। संतोष जी, जिस तरह से अभी तक अगर आरएलडी के नेताओं के जिक्र किया जाए तो दिल्ली में इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। एक दिन जाकर के, कुछ घंटों के लिए जाकर के किसानों के साथ बैठ जाना कहां तक आपको यह साबित करता है कि आप किसान के साथ हैं? अरे अगर आप आ रहे हैं खुल करके तो उनके साथ महीनों महीनों आंदोलन करिए, उनके साथ बैठिए। आपके शीर्ष नेताओं को बैठना चाहिए उनके साथ। योगेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस विषय पे कि हमारे कार्यकर्ता, आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ऑलरेडी किसान हैं। जो वहां पर धरना स्थल पे लोग बैठे हैं उनको चाहे आप आरएलडी का कार्यकर्ता कह लें, चाहे किसान कह लें, सारे आरएलडी के कार्यकर्ता किसान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जो आदमी आरएलडी से जुड़ा हुआ है वो पहले वो किसान है। तो किसान के नाते मैं एक नागरिक भी हूं। अगर जयंत चौधरी जी वहां पर गए हैं तो बतौर एक नागरिक, किसान होने के नाते वो किसान का समर्थन देने के लिए गए हैं और किसानों का समर्थन अंतिम दिन तक हम लोग करेंगे। जिस भी स्थिति में किसान आंदोलन चलेगा उसके साथ में हम खड़े रहेंगे। अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी ने एक बात कही, मैं उस पर यह बताना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन को सरकार जब बदनाम करना चाहती है तो उसमें कुछ प्रायोजित व्यक्तियों को शामिल करा करके, जो ये तिरंगे झंडे की बात करते हैं, वो आदमी अगर सरकारी आदमी ना होते तो वो लाल किले के अंदर नहीं घुस सकते थे। वहां की पुलिस देखती रही, बिना स्पर्ट कोई आदमी उस पाइप पे चढ़ करके झंडा 5 मिनट के अंदर नहीं लगा सकता है। उसकी पहले ट्रेनिंग है, वो जानता है कि हमको इस पे झंडा लगाना है। और पुलिस हमारी खड़ी वहां पे देखती रही। वो लाल किला है, लाल किले के गेट को अगर बंद कर दिया जाए तो बताते हैं 2 पागल हाथी भी उसको नहीं तोड़ सकते हैं। और उसके तरफ चारों तरफ खाई है। लाल किले का गेट बंद नहीं किया गया। ये प्रायोजित घटना है इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि तिरंगे के सहारे आप, मैं बोला नहीं मैं बता रहा हूं 60 बच्चों को बंद इसलिए कर दिया गया। मैं बता रहा हूं 60 बच्चों, मैं बता रहा हूं पंकज जी, मैं बता रहा हूं 60 बच्चों को इसलिए बंद किया गया ताकि ये जो वायलेंस हो रहा था जो वहां पर, क्योंकि उस माहौल में किसान आंदोलन को उग्र रूप जो देखा गया, जो लोग वहां पर हैं, अगर उनके बीच में कोई एक भी बच्चा आता था तो शायद मुझे लगता है दब कुचल करके वो जिंदा नहीं बच पाता। तो इसलिए अधिकारियों ने, जो वहां के जो जिम्मेदार लोग थे, बच्चों को जो देख रेख कर रहे थे, उन लोगों ने उन 60 बच्चों को
एक हॉल में कैद कर दिया, जो भी अराजक तत्व थे, जो भी उस घटना हॉल में कैद कर दिया। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर कोई अराजक तत्व है, कोई आतंकवादी है, तो बिल्कुल जायज ये भी कह रहा हूं कि वहां उसके अंदर एंट्री नहीं जायज थी। एंट्री कैसे हुई? एंट्री नहीं जायज करता हूं, एंट्री कैसे हो गई भाई? मैं वायलेंस क्या, मैं सपोर्टर हूं। किसान तो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, उसको 9 रूटें दी गई थी, जिसमें 7 रूटें उसके बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। एक भी कहीं पे कोई घटना नहीं हुई, एक लूट नहीं हुई, एक बस नहीं टूटी, एक आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो अगर किसान की नीयत खराब होती, अगर किसान के मन में यह बात होती कि दिल्ली जाकर के हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा आंदोलन बदनाम हो, तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा होता, खाली लाल किले पे ना होता। अच्छा संतोष जी, लाल किले पर हल्ला मचाने वाले लोग प्रायोजिक थे और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। ठीक, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खोई हुई जमीन को अब तलाशने की जुगत में हो? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो अब वहां पर भी मुझे नहीं लगता है कि आपकी पार्टी का वो वर्चस्व रह गया जो एक समय पे था। नहीं, बात यह है, देखो, राजनीतिक वर्चस्व आता जाता रहता है, ये बहुत छोटी बात है। कभी बीजेपी के पास 2 सांसद हुआ करते थे, आज उनके पास बहुत से सांसद हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा राजनीतिक वर्चस्व कम हो गया या मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता में माहौल कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जनता तब भी थी और मेरे साथ जनता आज भी है। राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव था वो आज भी है। रही बात चुनाव हारने की, चुनाव तो आता जाता रहता है, चुनाव हारेंगे जीतेंगे उसकी कोई बात नहीं है। बात यहां किसान की है। किसान के साथ अगर अन्याय होगा, जो किसान मांग रहे हैं, योगेश जी, आप बड़ी सीधी सी बात है, किसान कोई गद्दी नहीं मांग रहा है, किसी की कुर्सी नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये 3 काले कानून जो है इनको वापस ले लो और जो हमारी एमएसपी है उसकी कानूनी गारंटी हमको दे दो, हम अपने घर चले जाएं। हम कहते हैं हमारी सरकार को इसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसा कौन सा उद्योगपतियों का दबाव है या ऐसी कौन सी बात है जिसमें सरकार को 1200 कानून ये सरकार वापस ले चुकी है? आपको पता है 1200 कानूनों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिया है। 1800 के कानून और वापस होने जा रहे हैं और इन 3 कानूनों के लिए हमारे किसान 2 महीने से कड़कड़ाती ठंड में पुलिस की बौछार पानी की, आंसू गैस के गोले, रोड पे खाई गड्ढे बर्दाश्त करते हुए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सरकार को जरा भी तरस नहीं आ रहा है कि वो इन आदमियों से पूछे कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में क्या किसी बरगलाने से कोई बैठ जाएगा? एक दिन कोई बैठ के देखे किसी रोड पे? ये कोई बरगलाने की बात नहीं है, किसानों की अस्मिता की बात है। किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है, किसानों को जो है उनके अधिकार छीनने का जो काम किया जा रहा है। तो ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, तो बात तो सही है, किसानों ने अगर धरना वापस किया तो वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ठीक, किसानों ने अगर ये कानून जिस तरह से लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है और अब राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि किसान अगर पीछे हटेगा तो वो ससम्मान हटेगा। किसानों की पगड़ी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी राकेश टिकैत ने कहा है। पंकज जी, लेकिन किसानों की पगड़ी तो महत्वपूर्ण है, सरकार भी अपनी पगड़ी या अपनी साख बचाने के लिए शायद एक कदम पीछे नहीं हटा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या एक बात समझ लीजिए कि बीएम सिंह कौन है? किसानों के नेता हैं, पंजाब से आते हैं, बहुत बड़े नेता। और बीके सिंह वो वरुण गांधी के मामा है, भाजपा के नेता है वरुण गांधी, ठीक है, वो किसानों के नेता कभी नहीं थे। वो बीएम सिंह बीएम सिंह वरुण गांधी के मामा है और वो वरुण गांधी के मामा है सगे, और वो कभी किसानों का नेतृत्व नहीं करते थे। उन्होंने जानबूझकर बीजेपी की तरह उसमें शामिल हुए और अपने आप को वापस ले लिया। इसलिए आप उनके बीएम सिंह की बात मत करिए, आप राकेश टिकैत की बात करिए। सिंह लीजिए, वो किसान यूनियन के वो भी नेता, भानु गुट भी किसान यूनियन का नेतृत्व नहीं 40 में जो वापस हो जाए तो कहीं नहीं, उसको भानु गुट और बीएम सिंह किसानों के नेता कभी नहीं थे, न कभी रहेंगे। जो ये आंदोलन है, ये वो सरकार के साथ में हमेशा थे, सरकार के साथ आंदोलन अपनी राह भटक चुका है। और दूसरी बात, देश की संसद अगर किसानों की बात करिए, नहीं किसान वो भी किसान की बात करिए कि 3 काले कानून वापस क्यों नहीं होने चाहिए? तो पहले उनको क्यों हम ये कहते हैं कि 3 काले कानून वापस क्यों नहीं होने चाहिए, इस पर बात करिए। पहले ही आपको वापस नहीं तो देश, आप 3 काले कानून वापस क्यों नहीं लेना चाहते? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देना चाहते? कानून पास कर दिया है तो एक नई परंपरा। अरे परंपरा क्या होती है? 1200 कानून आपने वापस लिए हैं, आपने 1200 कानून वापस लिया, 1800 वापस लेने जा रहे हैं। कोई भी बिल का विरोध करेंगे वापस लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। 1200 कानूनों ने आपने वापस लिया है। अभी जनसंख्या नियंत्रण और तमाम कानून सिविल कोड काम सरकार का है, कानून कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 1962 से टाटा, रतन टाटा, क्या नाम, टाटा टी किसानों से, जो वहां का आसाम का मुख्य उद्योग है चाय उत्पादन, किसानों से माल खरीद रही है और बेच रही है।
आज तक ने किसी की जमीन हथियाई ना कुछ हुआ 1962 से। खरीदने ये बेचने चल कौन रही मना कर रहा है? और ये खेती आप तो चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ फार्मिंग सब चल कराने रही है। जा रहे हैं ना। वो सारी चीजें वहाँ क्यों चल रही है? आप कॉन्ट्रैक्ट इसका फार्मिंग ये कराने जा कहना रहे कि हैं। नहीं, इसको बरगलाना और इसको भ्रमित करना, ये जो सरकार नहीं है, है। मेरी बात सुनो पंकज जी, आपकी जो सरकार है कि 1.5 साल तक पंकज जी, सस्पेंड कर दे रहा है। पंकज जी एक बात मेरी सुन लो बीच में, 1.5 साल मेरी बात सुन लो, मैं बीच बोलना। आपकी सरकार रेल बेच देना चाहती है, जिस लाल किले की बात कर रहे हैं वो डालमिया के हाथ में गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, जहां पे आप झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, और आप बीएसएनएल बेच देना चाहते हैं, एलआईसी बेच देना चाहते हैं, एयरपोर्ट बेच देना चाहते हैं। आप क्या रखेंगे इस देश में? किसानों की जमीन आप बेच देना चाहते हैं, उसके बाद भी आप अरे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, अरे मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप बीएसएनएल बेचेंगे, रेल बेचेंगे, हवाई जहाज बेचेंगे, और अरे मेरी बात पहले सुन लीजिए, और उसके बाद आप पत्रकार हैं, तो उस हैसियत से आप बोल रहे हैं जैसे आप सुन लीजिए संतोष जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपने एलआईसी का कहा, एलआईसी में आप चले जाइए 4 बजे, वहां 1-1 लाख तनख्वाह पाने वाले आदमी ड्यूटी नहीं करते। अभी उनकी डिमांड है कि 4 सैटरडे छुट्टी दे दी जाए। तो आप सरकार को भी कहिए कि 3 कानून वापस नहीं ले पा रही है। आपकी सरकार 3 कानून वापस नहीं ले पा रही, तो सरकार भी हटा दीजिए। नहीं तो सरकार भी हटाइए ना। 3 कानून जिसके पास वापस लेने की हिम्मत न हो, काहे कि सरकार अगर हठधर्मिता करेगी तो अभी आगे आने वाले नहीं, बिल्कुल आप 3 सरकार की बात करिए कि वापस हटे। सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये कहिए कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार अगर इस तरह का इस बात का मैं समर्थन आपकी करता हूं कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 5 स्टेट में आगे चुनाव है, तो अगर इस तरह की चीजें आएगी, अगर तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और रहा सवाल आपने कहा कि जो है वहां पर बीएसएनएल, और ये एक बीएसएनएल में एक फोन बनवाने के लिए और एक फोन ठीक कराने के लिए, और बीएसएनएल का जो हाल बेहाल किया लोगों ने वहां के। अरे तो फिर सरकार को नीलाम करिए ना, भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी नीलाम करिए, कोई आदमी आएगा ले लेगा उसको। ले लीजिए, रेल मंत्रालय में जितनी चोरी और जितनी चीजें हुई, टाटा ने पहली बार कहा था कि अगर रेल मंत्रालय को ढंग से चलाया जाए तो यार सोने की पटिया लग सकती है, इतना फायदा है। ऐसा बीजेपी सरकार में ये सब घाटे में होगा, उसके पहले से फायदे में थे। नहीं, फायदे शुरू से उसके पहले क्या सब फायदे में, तो कैसे चल रहे थे? शुरू से घाटे में चल ये रहे कैसे चल रहे थे? आप 6 साल पहले की बात आ जाइए, कब से घाटे में चल रहे हैं, चल कैसे रहे थे? कब से घाटे में चल रहा है, ये सवाल है। अब तो सवाल इस बात का है, हमारी सरकार चलती देखिए है, कर्मचारियों घाटे में हमारी सरकार चलती है हमेशा। काम करने के कारण आज सारी चीजें बिकने के हो रहा है। बिकने का मतलब यह है कि उसमें सरकार अपना स्टेक बेच रही है, सरकार पूरा स्वामित्व तो नहीं बेच रही है। अतुल जी के पास स्वामित्व तो नहीं बेच रही है ठीक सरकार किसी में भी। अतुल जी अपना जिस एक तरह से परसेंटेज ऑफ शेयर्स बेच रही है, ठीक पब्लिक की सहभागिता कर रही है, आते हैं फिर तो आते उसमें हैं कोई बुराई नहीं है। ठीक सर। अतुल जी, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी तक जो सियासत जो चर्चा चल रही थी कि किसानों का आंदोलन को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति की जमीन को संभालने की कवायद में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं, और अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो लगभग उत्तर प्रदेश में 300 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि आरएलडी कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमांचल में अपनी जमीन तलाशने के लिए जुट गई हो। और अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए और बसपा का भी अगर जिक्र किया जाए, बसपा ने तो अब यह कह दिया है कि सारे उनके जो नेता हैं वो एंड्रॉयड फोन लें और बसपा सुप्रीमो की बात को घर घर पहुंचाने का काम करें। मतलब 1 साल अभी चुनाव को है, और अभी से, क्योंकि अभी तक उसको बिल्कुल बसपा को माना जा रहा था कि बिल्कुल शांत बैठी हुई है, और बीजेपी की बी टीम भी कहा जाने लगा था, लेकिन अब बसपा किसानों के मुद्दे पर एक्टिव होना शुरू कर दी है। तो क्या किसानों के मुद्दे को लेकर के भुनाने का काम सभी राजनीतिक दल पार्टियां करेंगी, और खासतौर पर पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत होगी? देखिए योगेश जी, अभी बात आई थी, हमारे यहाँ यादव जी बीच में बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर बात की। आज सिसोदिया जी का आना इस बात का प्रमाण सार्थक करता है। आपको याद होगा, आप पार्टी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आने जा रही है, और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है कि 30 से 35 तक हो सकता है, 25 तक वो अपने कैंडिडेट उतारेगी, और वो सारे कैंडिडेट पश्चिम उत्तर प्रदेश ही में उतारे जाएंगे। योगेश जी 120 सीटों पे, अब आप समझ लीजिए 120 सीटों पे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें उतारा जाएगा। अब आपने दूसरा प्रश्न ये किया, अखिलेश यादव जी की बात की, बहन मायावती जी की बात की। देखिए योगेश जी, जनता जाग चुकी, मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बात कर रहा हूं। जनता जो 6 साल पहले हमारी सोई हुई थी, हमारे 70 साल के बीच में जो पार्टियों ने किया, इस देश के प्रति जो भी रहा, उसको इन 6 सालों में हम लोग जान चुके कि हम लोग के साथ में क्या क्या किया जाता रहा। उसको धरातल पर लाने के लिए जो एनडीए की सरकार केंद्र में बैठी, कहीं ना कहीं उसकी सार्थकता हमारे सामने लाती चली गई।
अब मायावती जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, देखिए जातिगत राजनीति ये पहले करते रहे। अच्छा, एक यहीं पे और जोड़ दूं सर मैं, आप मायावती अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को भी जोड़ देता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा डर है, क्योंकि अभी इसी आंदोलन के बीच किसानों का आंदोलन चल रहा था और किसानों के लिए तमाम सारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ला के आई है सर। देखिए जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, देखिए योगेश जी, डरा रहता है। योजनाएं जब भी सत्ता पक्ष लाता है तो इसीलिए लाता है कि हमारा वोट परसेंटेज इस चीज से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये निश्चित मान के चलिए। इसके पहले क्या होता था, आप देखिए सपा में एमवाई फैक्टर चलता था, तो बहुजन समाज पार्टी में हमारे SC ST भाई हुआ करते थे, लेकिन ये जातिगत राजनीति का जो एक ध्रुवीकरण हुआ करता था, उन 6 सालों में उसका पटाक्षेप कहीं ना कहीं हो गया है, कहीं ना कहीं हो गया है, ये मान के चलिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हम अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, निश्चित तौर पे सोचना शुरू कर चुके हैं। इसकी घटना अभी आप देख लिए 26 तारीख वाली है। क्या कारण था कि जनता इस तिरंगे को लेकर उद्वेलित हो गई, ट्वीट पे ट्वीट आने लगे, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आने लगे, लोगों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां की घटना कुछ, लेकिन एक बयान और आया है सर, पश्चिम बंगाल से बयान आया है वो, क्योंकि वहां भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, वहां यूपी से पहले चुनाव है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। वहां से ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि अमित शाह जी के पास 500 ऐसे ग्रुप हैं और जिन पर वो ये अफवाहें फैला करके किसी भी चीज को ट्रेंड कर सकते हैं। IT सेल है उनके पास। देखिए मैं आपको बताऊं, IT सेल बीजेपी को लेकर बहुत पहले से कहा जाता रहा, और देखिए मीडिया को भी मैं कहूंगा, नाम धर दिया गया गोदी मीडिया, बात समझिए आप, ये भी आप लेके चलिए, अगर उसका उदाहरण दे रहे तो गोदी मीडिया भी है। ममता बनर्जी वो जान चुकी हैं कि मेरी कहीं ना कहीं जमीन खिसक रही। आज ही की घटना में बताता हूं, राजीव बनर्जी TMC छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा? नहीं कहा। मैं आपको योगेश जी एक चीज और बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक को लेकर भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी हमारे बीच में है, वो इस बात का समर्थन भी करेंगे कि अल्पसंख्यकों को जब आपकी मीडिया ने वहां पर इंटरव्यू लिया तो अल्पसंख्यकों ने यह कहा कि जातिगत राजनीति नहीं हुई केंद्र के द्वारा, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे कोई योजना, सारे वर्ग को दिया गया, सारे वर्ग को दिया गया। और उन्होंने यहां तक कहा कि उस लॉकडाउन के समय पे हम भूखों मर गए होते अगर हमारे अकाउंट में पैसे ना आए होते और हमको सरकारी राशन ना मुहैया कराया था। तो देखिए योगेश जी, ये सब राजनीतिक उठा पटक हुआ करती है, चाहे सिसोदिया जी का जाना हो, चाहे आपके अभी जयंत चौधरी जी की आप बात कर रहे थे कि जयंत चौधरी जी किसान है, बिल्कुल किसान है, उसमें कोई बात नहीं। अजीत सिंह भी किसान थे, हमारे चरण सिंह जी भी किसान थे, लेकिन लगा है उसमें क्या है, उनकी सोच में डिफरेंस है। यादव जी, चौधरी चरण सिंह जी एक कंक्रीट नेता हुआ करते थे, उनके अंदर 100% किसान होने की छवि थी। उसके बाद अजीत सिंह को मैं बाइफरकेट करता हूं, अजीत सिंह 60 पर आ गए। आज आपके जयंत चौधरी जी किसान नेता है, मैं मानता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लेकिन आज वो 20% रह गए। इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए कारण मैं बता रहा हूं, कारण क्या रहा? जब आपका चुनाव हुआ, जब आपका चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आप, पंकज जी एक मिनट, आप रिनाल्ड पार्टी गिनाए जाते थे, आप सत्ता बनाने और बिगाड़ने की क्षमता को रखते थे। बिल्कुल। क्या कारण है कि आज यादव जी इस क्षमता को आप खोते चले जा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि किसानों के दिमाग में आपके विश्वास को अविश्वास की धुरी मिलती चली जा रही है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। संतोष जी बताइए क्या कारण है? 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है, क्या कारण है जो आज आप उस पोजीशन पे नहीं खड़े हैं कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने के पोजीशन पे? आज भी भावनात्मक रूप से, पार्टी के रूप से, किसान के रूप से सारे किसान राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं और जयंत चौधरी ही यूपी में किसानों के अकेले नेता हैं। मैं यादव जी नहीं कह रहा हूं अकेले नेता हैं, लेकिन क्या मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, देखो बीजेपी ने पिछले चुनाव में कुछ भावनात्मक मुद्दे, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे मस्जिद के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे खालिस्तान के हों, चाहे वो चीन के हों, और कुछ इस तरीके के उस समय परिस्थितियां बनी, चाहे हमारा जो है पुलवामा हमला हो, चाहे वो कोटा वाला हमला हो, इस तरीके की कुछ परिस्थितियां बनी। मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों ने
केवल हिंदू के नाम पे बीजेपी को वोट दे दिया, जो अब पछता रहे हैं। जो किसान आंदोलन है, उसी की देन है कि हमने तुमको वोट दिया है, इसलिए नहीं दिया था खाली मंदिर आप हमको बना देंगे, इसलिए भी दिया था किसान को आप जिंदा रखेंगे, लेकिन आपने ऐसे कानून बना दिए हैं उद्योगपतियों के दबाव में कि किसान के गले का फांसी का फंदा आपने बनाया है। उनको आप बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। उनका धान गेहूं 5 रुपया किलो, 8 रुपया किलो, 9 रुपया किलो, 10 रुपया किलो बिकना, जो उसका लागत मूल्य भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ जो ये घटना हुई है, जो हमारी सीटें नहीं है, ये हम लोग उस समय नहीं जीते, तो केवल एक कारण था उस समय हिंदूवाद, पाकिस्तान, खालिस्तान और कुछ कहना ये इस तरीके की बातें करके लोगों ने चुनाव जीता। आप बाकी आप धरातल पे चुनाव, आज चुनाव होगा, आप हार जाएंगे। यादव जी, आप हमसे उम्र में बड़े, अनुभव में बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एमएसपी क्या चीज है। आप बार बार एमएसपी का नाम ला रहे हैं। हाँ, बताइए। एमएसपी किस समय शुरू हुई थी? जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय पर लाल गेहूं आया करता था। लाल गेहूं आता था, उस समय पर उनके भी कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इस गेहूं का बीज डाला जाएगा तो इसकी उपज हमारी 10% या 50% ज्यादा बढ़ जाएगी। उस चीज को लाल बहादुर शास्त्री जी ने माना। और आपको भी ये मालूम है, हरियाणा और पंजाब की जो जमीन है वो धान और गेहूं के लिए बहुत उपज बढ़ाने वाली है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहां के किसानों को इस बात को समझाया, और समझाने के बाद में किसानों ने कहा कि अगर हमारी ये परसेंटेज बढ़ेगी तो इसको लेगा कौन, अगर ज्यादा मात्रा में पैदा होना शुरू हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सरकार इस चीज को खरीदने के लिए तैयार बैठी हुई है। तब किसानों ने वहां पर उसको बोना शुरू कर दिया था। क्या कारण है कि आज 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और भी सरकारें रही, तब इस चीज को क्यों नहीं उठाया गया? दूसरे नंबर पर मैं क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन के सहारे आप अपनी पार्टी में आपके नेता कुछ जान फूंक पाएंगे? नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी किसान है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसान हमारे दल से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, किसान हमारे ही साथ में है। किसान तो किसी मुद्दे पे इन्होंने बरगला दिया, उस समय उसको लगा कि नहीं चलो एक बार इनको भी देख लिया जाए। और वही है कि ये नारा भी इनका था कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। तो एक बार में ही इन्होंने दिखा दिया कि हम तुम्हारे धान गेहूं की कीमत इतनी कम कर देंगे कि तुमको खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारी जमीन हम कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे, तुम्हारे पास जमीन नहीं बचेगी, और तुम्हारी मंडियों को हम समाप्त कर देंगे, तुम्हारा धान गेहूं लेने वाला कोई बचेगा नहीं। तो वो किसान आज जाग चुका है, उसने जान लिया कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए हितैषी नहीं है। आप बीजेपी सरकार जो है किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों के खिलाफ इन्होंने तीनों काले कानून ला करके किसानों को जगाने का काम किया है। किसान आज जाग गया है, वो बीजेपी के साथ में अब नहीं रहेगा, वो दुनिया में कहीं चला जाए, वो आरएलडी के साथ में है और आरएलडी के साथ में रहेगा। पंकज जी, किसान जाग चुका है, बीजेपी के साथ नहीं रहेगा। अब क्या लगता है कि किसान आंदोलन के सहारे कौन सी पार्टियां कितना अपने में जान फूंक पाएगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी बिहार का चुनाव हुआ वो एक सामने उदाहरण है। बिहार में पूरा लोग कृषि पे ही आधारित है, और हम लोग का बिहार बहुत आना जाना रहता है, तो भी ऐसा नहीं, वहां पर अगर ऐसी स्थिति रहती तो वहां बिहार में सरकार क्या हो गया बिहार में भाई? क्या जीत लिया आपने? क्या जीत लिया बिहार में? ये समझ लीजिए सरकार बन क्या बिहार में जीत लिया आपने? षड्यंत्रकारी तरीके से सरकार बना लिया, जीते तो नहीं आप। जुमलेबाजी करके आपने कहना जनता को बरगला के वहां जीते नहीं आप, मैटर है, लेकिन सरकार बीजेपी की वहां आप जीते नहीं हैं। किसी तरीके से एन केन प्रकरण आपने सरकार बनाई है, आप जीते नहीं है। केरल और वहां ले लीजिए, क्या नाम आपके, ये वेस्ट बंगाल, वहां किसानों की बहुत बुरी स्थिति है, वहां किसानों का कोई खेवानार नहीं है। और क्या इस देश में किसान कभी स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा कि बस खाली ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हर चीज का मूल्य, चाहे जूता चप्पल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसका मूल्य कौन तय करता है? विक्रेता तय करता है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि किसानों की फसल का दाम दूसरे लोग तय करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। किसानों की फसल का दाम किसानों को खुद तय करना चाहिए। किसानों की फसल का दाम तब तय होगा जब सरकार एक निर्धारित मूल्य निर्धारित कर दे, इससे नीचे खरीदने वाले आदमी के ऊपर एफआईआर होगी। एमएसपी तो है, उसके नीचे खरीद, एमएसपी कहाँ है? एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। किसान क्यों बेचते? एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। क्यों बाध्य बेचने? न बेचे। किसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो बिचौलिए, देखो, जूता चप्पल तो रोक सकते हैं आप, लेकिन गेहूं आप रोक नहीं सकते। गेहूं आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये इस बात की मजबूरी है, गेहूं आपको रोक नहीं सकते हैं, आप फसल आप रोक नहीं सकते, लेकिन हमको उससे नीचे नहीं बेचेंगे। तुरंत आपको बेचना पड़ता है। मजाल नहीं है कि उनको वो बरगला के सामान ऐसा नहीं है। आप एक निर्धारित करिए उसका।
दिक्कत देखिए, किसान ने सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने उसने रेट कहा निर्धारित था कर दिया। अपने एजेंडे में कि सरकार की किसान की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, वो ठीक है, लेकिन वो किसान 2 कम गुना रेट बजाय पे क्यों आधा कर बेच दिया, देता? नहीं, आधा कर दिया, किसान कम रेट पे आधा क्यों कर बेच दिया, देता? आधा कर दिया। नहीं, ये किसानों को कौन, ये यक्ष प्रश्न है कि किसानों को कौन कहता है कि आप कम रेट पे बेचिए? जब अरे किसान की मजबूरी है, वो किसान की वो मजबूरी है। किसान अगर गेहूं नहीं बेचेगा तो धान लगाएगा कैसे, और धान नहीं बेचेगा तो गेहूं बोएगा कैसे? आप कह दिया एमएसपी हमको 19 रुपए 25 पैसा मिल रही है, तो हम इससे कम नहीं, कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है। अगर एमएसपी मिल जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। जो भी क्या नाम है, आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। एमएसपी की गारंटी आप दीजिए, लड़ाई खत्म। किसान भी मेन जो है ठीक, MSP अतुल जी, है। वही सवाल आपसे कि सबसे क्या बड़ी ये दिक्कत क्या ये किसान आंदोलन के सहारे पार्टियां अपना अपना सियासी रंग जो दिखाने में जुटी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और क्या अन्य दलों को इससे कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, हमारे बीच में यादव जी बैठे हैं। यादव जी की एक बात मैं यहीं बैठ के गलत कर देता हूँ। इन्होंने भी एक शब्द बोला, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। किसान उसको धोखा खा चुके हैं। इन्होंने कहा किसान धोखा खा चुके हैं, एक बार देख लिया। लेकिन यादव जी, आपको शायद मालूम नहीं है, 303 सीटें दूसरी बार में मिली हैं। नहीं, वो 15 लाख रुपए मेरी बात एक मिनट, लेटेस्ट कंप्लीट। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने फिर बरगलाया। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं भी जवाब दे रहा हूं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने 15 लाख रुपए 15 लाख रुपया आप नहीं, आप 15 लाख रुपए की बात अगर कर रहे हैं, आपके पास अगर प्रूफ है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कहा है कि अकाउंट में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर ये कहा है कि अगर खाला धन वापस आ जाए हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, दोनों बातों में अंतर है। दूसरी बात पर मैं आता हूं, लोगों ने कहा और आपके बाबा रामदेव अन्ना हजारे ने कहा कि आपका काला उसके बाद आप आइए, सरकार बनते ही पंजाब के किसानों की मैं बात करता हूं। एक किसान के खाते में 15-15 लाख रुपया डाला जाएगा, उसकी आय 2 गुनी कर दी जाएगी। अकाली दल ने क्यों छोड़ा? अकाली दल ने क्यों छोड़ा? सुखबीर सिंह बादल इस वजह से छोड़ा क्योंकि वहां की किसानी पर 40% आधिपत्य इन्हीं का है, बाकी स्टाफ जो है वो अमरिंदर सिंह जी का है। देखिए, आप ये बात कहते हो कि जमीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, किसान ये नहीं कह रहा। फिर मैं योगेश जी आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या है, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दूरदृष्टि, कड़ा अनुशासन, और ये सबसे बड़ी चीज है। दूरदृष्टि क्या है कि आने वाले समय पर जो किसान हमारे पक्का इरादा नहीं, पक्का इरादा तो किसान करेंगे भाई, वो सरकार थोड़ी ना करेगी। पक्का इरादा तो किसान करेंगे। वही सरकार समझाना चाहती है कि आप पक्का इरादा अपना कर लीजिए कि आपके 1, 2 बीघा, 3 बीघा, 10 बीघा जो खेत हैं उन पर किसी का आधिपत्य ना होने पाए। आप भी सक्षम बने। आप जब सक्षम बनेंगे तो 200-200 बीघा के जो वहां पर किसान बैठे हुए हैं उनके बराबर आप आ जाएंगे। इनको इसी बात का पेट में योगेश जी दर्द है कि ये हम हमारे समकक्ष कैसे आ जाएंगे। सर, और किसको किस बात का पेट में दर्द है और किसको किस बात का पेट में दर्द बाद में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव और उसके पहले पंचायत चुनाव, उसमें सबको दिख जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। अतुल मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक संतोष यादव जी, प्रवक्ता रालोद, पंकज रस्तोगी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अगर किसानों और मजदूर वर्ग की बात किया जाए तो लगभग 70% वोट बैंक किसान और मजदूर वर्ग का है, लेकिन 70, 80 और 90 के दशक का जब जिक्र आता है तो टिकैत की भाकियों उस लेवल पर थी कि बड़े बड़े नेता भी किसानों के सामने अपने घुटने टेक देते थे। लेकिन क्या अब ऐसा हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस किसान आंदोलन का सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है और सरकार बैकफुट पर आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। युद्धघोष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।